जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव ओम प्रकाश एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज सर्किल का पार्ट 2 शुरू करने। कल हम लोग पढ़े हुए थे सर्किल में, यानी वृत्त में हम लोग पढ़े हुए थे कि जो होता है इसको आर से डिनोट करते हैं, ये इसको त्रिज्या बोलते हैं, और ये पूरा मिला देंगे तो ये हो जाता है यहाँ से यहाँ तक व्यास, और दो ये परिधि होता है। पूरा क्या होता है? परिधि होता है। और कोई दो पॉइंट परिधि पे ले लीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको बोलते हैं जीवा। कल आपको बताया था, इसको बोला जाता है व्यास और इसको बोलते हैं परिधि। कल आपको हम बताए थे वृत्त का क्षेत्रफल, इसका परिधि के बारे में, और वृत्त के क्षेत्रफल और उसके परिमाप के बारे में बता चुके थे। आज चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्त कि ये हो गया वृत्त, और इसको यहाँ से मिटा देंगे तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त। तो ये अर्धवृत्त जो है, और ये क्या है? ये हो गया व्यास, और इस व्यास के दोनों ये पॉइंट से इस परिधि पे कहीं भी इस परिधि पे कहीं भी कोई भी कोण बनेगा तो आपको 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का होगा। मान लीजिए कि ये वृत्त हुआ, इस वृत्त में आपको इधर हम बना दिए, यहाँ कहीं भी हम बनाएंगे ये 90 डिग्री होगा। यानी इससे हमको पता चलता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का समकोण होता है। ये आप दिमाग में रखिएगा कि अर्धवृत्त पे कहीं भी यहाँ भी बन जाए, यहाँ बन जाए, या यहाँ बन जाए, कहीं भी बनेगा वो आपको 90 डिग्री का होगा। आगे चलिए देखते हैं। आपको हम ये देखिए, ये हो गया आपका वृत्त हो गया, और वृत्त में आप को यहाँ से एक चाप काट लेते हैं। मान लीजिए कि ये भी एक चाप हो गया वृत्त का। ये मान लीजिए ये आर हो गया, ये आर हो गया, नहीं, ये त्रिज्या है, और वो इसका केंद्र है, सेंटर है। और पूछ देगा कि इस भाग का, ये जो है ये छोटा सा भाग है, इसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड, यानी वृत्त का छोटा भाग, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। अब दोनों का क्षेत्रफल पूछ देता है कि लघु वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कल हमने बताया था आपको कि एक चाप काट ली हमने ये भी, और इसका अगर क्षेत्रफल पूछ दिया तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इसका फॉर्मूला था 1/2 गुणे ए बी, ये मतलब ये चाप यहाँ से यहाँ तक ले जो होगा, और गुणे आर मतलब ये त्रिज्या। अगर मान लीजिए कि ये हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये हमको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अगर कहेगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो हम कैसे निकालेंगे? 1/2 गुणे ए बी ले लेंगे 10, और गुणे आर लेंगे कितना? 5। ये कट जाएगा आपका 50-25 cm स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आगे देखिए, अगर यहीं पर अगर आपका यहाँ पर थीटा डिग्री दे दिया, यहाँ पर थीटा कोई मान दे दिया, 90 डिग्री दे दिया, या कुछ भी दे सकता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी मान दे देगा। अगर पूछ देगा, अगर ये नहीं देगा, पूछ देगा कि अब ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो कल ही आपको बताए थे कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 हो जाएगा। यानी पाई का मान तो पता है 22/7 होता है, और आर का मान दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? पाई गुणे ये आर का मान 5 के स्क्वायर कर लेंगे,
और थीटा यहाँ पर कुछ भी देगा, 90 डिग्री दे सकता है या आपको 45 डिग्री दे सकता है। चलिए 90 डिग्री मान लेते हैं हम। तो ये 360 4 मिनट में कट जाएगा। अब आपको हो जाएगा ये पाई गुणे 50/25 बटा 4, यानी इतना आपका, या यहाँ पाई का मान आप पुट कर सकते हैं 22 गुणे 25 और नीचे 7 आ जाएगा 7 गुणे 4, और काट कुट के आप यहाँ पे आंसर ला दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ इसका और फॉर्मूला जानते हैं। सबसे पहले आइए हम देखते हैं, मान लीजिए कि एक वृत्त है और वृत्त में आपका ये 4 पॉइंट है। ये आपका 4 पॉइंट हो गया, और मान लीजिए कि ए है, ये बी है और सी है और डी है। ये 4 पॉइंट है। ये हो गया आपको, इसको बोलते हैं, ये जो चतुर्भुज इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। आप इसमें ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको हमेशा याद रखना है कि कहीं भी वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज देगा तो आमने सामने के जो होंगे, जो ये कोण होंगे, इनका योग जो होगा 180 डिग्री होगा। यानी कोण ए प्लस ए, कोण सी, ये ले लीजिए और ले लीजिए, ये दोनों का मान 180 डिग्री आएगा। सपोर्टेड मान लीजिए कि 110 है तो ये 70 होगा, दोनों ऐड करिएगा तो 180 होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 120 दे रहा है तो ये 60 होगा, यानी दोनों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री ही होगा। वैसे ही डी और बी, कोण बी प्लस कोण डी, ये भी 180 डिग्री होगा। तो क्या करेगा, आपको यहाँ पर दे देगा 110 डिग्री, यहाँ पर पूछ लेगा कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेंगे, तो आप 180 में से 110 माइनस कर लीजिएगा तो आपको यहाँ 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। दूसरा आपको कंसेप्ट बताते हैं। चलिए दूसरा कंसेप्ट है, मान लीजिए कि ये वृत्त है, वृत्त के अंदर ये आपका ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज में और ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, ये 4 पॉइंट हो गए। इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या करेगा आपको, हमने बताया कि ये दोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। कोण ए और कोण सी मिलाकर 180 होगा, कोण डी और कोण बी मिलाकर 180 डिग्री होगा। वो क्या करेगा कि इसको थोड़ा सा बढ़ा देगा, इस पॉइंट को आगे बढ़ा देगा और पूछ लेगा कि इसका मान बताइए। यहाँ पर थीटा देगा कितना होगा, यानी कितना डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जितना यहाँ पर बनेगा उतना ही यहाँ पर भी बनेगा। ये टोटल जो कोण होंगे उतना ही बनेंगे जितना यहाँ पर बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर 70 डिग्री का बनेगा तो यहाँ पर भी ये 70 डिग्री का बनेगा। और यहाँ पर अगर पूछे तो 70 और 110 यानी 180, यहाँ पर 110 के बनेगा। देखिए 70 और 110, मान लीजिए कोई ये 180 डिग्री का कोण बनता है ऐसे, तो यहाँ पूरा मिलाएंगे तो 110 ये हो गया और 70 ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक ले 70 हो गया और 110 हो गया, ये कुल मिला के 180 डिग्री। तो आप याद रखिएगा, नोट में आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए कि बाह्य कोण, इसको बोलते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण जो होगा आपका, इसको बोलते हैं अंत कोण, यानी अंदर के कोण। अंत कोण ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये हमेशा आप याद रखिएगा। चलिए अब इस पर क्वेश्चन आपको बता देते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। इस पर क्वेश्चन पूछेगा, एक दे देगा वृत्त, वृत्त के अंदर 4 पॉइंट दे देगा और लिख देगा ए बी सी डी, कुछ भी लिख सकता है। और यहाँ जो है यहाँ पर एक मान दे देगा आपको। यहाँ पर मान लीजिए कि 70 डिग्री दे दिया, 70 डिग्री दे दिया और आपको यहाँ का पूछ लिया, यहाँ का पूछ लिया कि ये कितना होगा, तो ये भी 70 ही होगा, ये भी 70 ही। दो ये आपका मान दे देगा और यहाँ पूछ लेगा कि कितना डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा, तो यहाँ पर भी 70 डिग्री का, यानी बाह्य कोण जो होता है अंत कोण के बराबर होता है। वृत्त में बाह्य कोण जो होता है अंत कोण के बराबर होता है।
चलिए आगे देखते हैं अगला कंसेप्ट। तीसरा नंबर कंसेप्ट देख रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे वृत्त है और वृत्त में दो जीवा है। ये वृत्त हो गया, इसमें दो जीवा है, एक जीवा ए बी है मान लीजिए और ये सी डी है, और दोनों आपस में बराबर है। ए बी बराबर है सी डी, दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो बराबर है तो अगर यहाँ से हम एक लंब डाल देते हैं और ये केंद्र हुआ, केंद्र से क्या करते हैं हम एक ए बी पर लंब डाल देते हैं इधर और एक सी डी पर लंब डाल देते हैं, और मान लीजिए कि ये आर हो गया और यहाँ पर हम ई लिख दिए, यहाँ पर एफ लिख दिए। तो याद रखिएगा अगर ए बी सी डी के बराबर होगा, अगर ए बी सी डी के बराबर होगा तो ई और ओ ये जो दूरी है इस दूरी के बराबर होगा, यानी ओ एफ, ये याद रखिएगा। यानी ए बी जीवा जो है सी डी के बराबर होगा तो ई और ओ और एफ, ये जो दूरी है यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी, दोनों आपस में बराबर होंगे। इसमें क्या, इस पर भी सवाल पूछ सकता है, इसका मान दे देगा और इसका पूछ लेगा कितना होगा। तो अगर ये 5 होगा 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 होगा। आगे चलिए देखते हैं। अब आपको हम बताते हैं उभयनिष्ठ रेखा क्या होता है। आपको बताते हैं उभयनिष्ठ रेखा, इसको बोलते हैं हम कॉमन टेंजेंट। ये कॉमन टेंजेंट क्या होता है, उभयनिष्ठ रेखा क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए ये उभयनिष्ठ रेखा जो दो वृत्त के परिधि को एक साथ टच करे उसको हम क्या बोलते हैं, जो दो वृत्त हो गया, दोनों वृत्त के परिधि को एक साथ टच करता है उसको हम उभयनिष्ठ रेखा या कॉमन टेंजेंट बोलते हैं उसको। आइए बताते हैं कैसे। ये वृत्त हो गया और इसके अंदर एक और वृत्त हो गया, तो देखिए दोनों के परिधि आपस में टच कर रहा है। ये भी इसका ये परिधि और इसका परिधि दोनों यहाँ पर टच, देखिए ये पूरे जो परिधि है एक ही बिंदु पर टच करेंगे। ये यहाँ से एक हम रेखा डाल दिए, इसी को बोलते हैं उभयनिष्ठ रेखा, जो दो वृत्त के परिधि पर एक पॉइंट पर टच करे, जो दो वृत्त के परिधि को एक साथ टच करे उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलेंगे हम उभयनिष्ठ रेखा। अब देखिए कुछ इससे क्वेश्चन पूछता है छोटा छोटा, आपको बताते हैं हम। देखिए इसमें क्या पूछ देगा कि ये एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त है और इस पर डाल देगा, पूछेगा कि कितने इस पर उभयनिष्ठ रेखा है। तो देखिए एक ही रेखा इस पर टच कर सकता है, दूसरा तो कहीं करेगा नहीं। अगर करा रहे हैं इधर तो दोनों के परिधि पर टच नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर आपको कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ रेखा की संख्या होगा, यानी कॉमन टेंजेंट रेखा यानी उभयनिष्ठ रेखा की संख्या जो होगा 1 होगा। ये एक ही इस पर टच कर सकता है, दो नहीं टच करेगा। अगला देखिए आपको हम बताते हैं। ये मान लीजिए वृत्त है, इसके बीच में एक वृत्त है और इधर से कोई रेखा टच कर दिया और पूछ दिया कि इस वृत्त में कितने उभयनिष्ठ रेखा है, तो यहाँ 0 है। यहाँ पर सी टी जो है 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि इसका परिधि पर ये रेखा जो है टच नहीं कर रहा है, सिर्फ एक वृत्त पर कर रहा है और इसका परिभाषा है कि दो वृत्त पर एक साथ टच करेगा तो वो उभयनिष्ठ रेखा कहलाएगा। आगे चलिए आपको बताते हैं। ये मान लीजिए वृत्त हो गया और एक ये वृत्त हो गया। अब देखिए इस पर कितने, अगर पूछ दे कि इस पर कितने उभयनिष्ठ रेखा टच कर रहा है, तो देखिए एक टच हो जाएगा यहाँ पे, दोनों एक साथ कर लिया, इसके परिधि पर इसके परिधि पर, और इधर भी एक हो जाएगा ऐसे, और इधर 20 से डालते हैं तो दोनों के परिधि पर नहीं टच करेगा, ये तो इसको डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर कितना होगा,
सी टी यानी कॉमन टेंजेंट दो होगा, उसकी संख्या हो जाएंगे 2। कितना होंगे? 2 होंगे। आगे चलिए आपको बताते हैं। एक ए वृत्त हो गया और एक ए वृत्त हो गया, और इस पर पूछ देगा कि 2 वृत्त है और ये दोनों वृत्त पर कितना वृत्त रेखा स्पर्श करेगा। तो एक तो ये करेगा, दूसरा आपको ये करेगा, तीसरा आपको यहाँ से करेगा ऐसे ऐसे, और चौथा आपको इधर से करेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर सी टी जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 यानी 4 हो जाएगा। तो आज आप उपनिष्ठ रेखा के बारे में जानकारी ले लिए। आगे चलिए और कंसेप्ट बताते हैं आपको। चलिए आप आज कुछ नया नया आपको कंसेप्ट बताते हैं इसके। ये वृत्त हो गया और वृत्त में आपको ये जीवा हो गया, ये वृत्त हो गया, ये जीवा हो गया, और